नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, सीबीटी 2 के लिए फिर से मैं आपके सामने इकोनॉमिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके हाजिर हूं। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा क्योंकि ये डिफरेंट क्वेश्चन है और ये आपको सिर्फ चुनिंदा ही क्वेश्चन है। जो जनरली ट्रेंड होता है ना, छोटे मोटे क्वेश्चन करा के खुश किया जाए, वो ऐसे कुछ है नहीं। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा। हार्ड करेंसी किसको कहते हैं? देखिएगा, हार्ड का मतलब कहते हैं ना कि इस काम को करना बहुत हार्ड है या इससे पैसा लाना बहुत हार्ड है, यानी कि इस बंदे से पैसा मांगना या लाना बहुत हार्ड है। तो इस तरह का सेंस आता है ना हार्ड करेंसी का मतलब। तो वही है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस मुद्रा की पूर्ति की तुलना में लगातार मांग अधिक है वह हार्ड करेंसी के अंतर्गत आता है। यह प्रायः विकसित देशों की मुद्रा होती है, यानी कि जितना मांग हो रही है उतना आ ही नहीं रहा है। सपोज यहाँ डॉलर की मांग बहुत है कि डॉलर में सब चीज़ काम हो रही है, डॉलर की मांग बहुत है, लेकिन डॉलर यहाँ पे मिल ही नहीं रहा है। तो उसको कहते हैं हार्ड करेंसी। और हार्ड करेंसी जनरली जो विकसित देश होते हैं जिनकी करेंसी का वैल्यू ज़्यादा होती है, उन्हीं की मुद्रा जनरली हार्ड करेंसी होती है। ठीक है, तो हार्ड करेंसी समझ में आया। अगला टर्म एक यूज होता है ले ऑफ। तो ये क्या होता है? और ले ऑफ मतलब कि छोड़ देना, ऐसा कुछ होता है हिंदी में। ठीक है, तो वही कर रहा है। किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान में उत्पादन कम हो जाने या उस वस्तु की मांग कम हो जाने पर कर्मचारियों को नौकरी से अलग कर देने को ले ऑफ कहते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि अगर उत्पादन कम हो गया, ठीक है, तो एक्स्ट्रा मजदूर रखेंगे तो ज़्यादा खर्चा होगा, तो इसलिए मजदूर को ही निकाल दिए, यानी कि फेंक दिए, उठा के फेंक दिए। ठीक है, तो उसी को कहते हैं ले ऑफ। ले ऑफ का मतलब ही होता है कि फेंक देना या इस तरीके से हटा देना। तो कर्मचारियों को हटाना ही ले ऑफ कहलाता है इकोनॉमिक्स के टर्म में। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? यह अर्थव्यवस्था की ऐसी दशा है जिसमें मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी की स्थिति भी होती है। मुद्रास्फीति समझते हैं, ठीक है, महंगाई जिसे हम कह सकते हैं, साथ साथ मंदी भी हो जाती है। महंगाई तो होती है, साथ साथ क्या हो जाता है कि मंदी हो जाता है, यानी कि लोगों को जॉब नहीं मिलती है। आप कह सकते हैं मंदी का मतलब यही होता है कि लोगों को जॉब नहीं मिलती है और पैसे भी जो कोई भी वस्तु है उसकी ज़्यादा हो जाती है। तो ये दोनों जो फिनोमेना एक साथ होती है तो उसे कहते हैं स्टैगफ्लेशन। ठीक है, आप इस तरह से याद रखेंगे कि मंदी हो जाती है, काम दाम नहीं मिलता है, तो लोग रॉयल स्टैग पी के पड़े रहते हैं। ठीक है, और रॉयल स्टेक पीने के लिए मुद्रा ज़्यादा भी होनी चाहिए। तो इस तरह से याद रखेंगे मुद्रास्फीति, यानी कि मुद्रास्फीति का मतलब महंगाई, और मंदी, मंदी का मतलब बेरोजगारी। ठीक है, तो दोनों स्थिति एक साथ हो जाती है तो उससे कहते हैं स्टैगफ्लेशन। चलिए, अगला क्वेश्चन है, खगोलीय विज्ञान में ऊंचाई और कोण को मापने वाला यंत्र कहलाता है? तो क्वाड्रेंट कहलाता है। क्वाड्रेंट वही जो क्वाड्रेंट आप पढ़ते हैं ना, ये एक क्वाड्रेंट हुआ, दूसरा क्वाड्रेंट हुआ, तीसरा क्वाड्रेंट, ये चौथा क्वाड्रेंट हुआ। तो ये जो क्वाड्रेंट होता है, एक आप इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में जब बचपन में आप इंस्ट्रूमेंट बॉक्स रखते होंगे तो इस तरह से एक क्वाड्रेंट होता होगा, यहाँ पे सर्किल रहता था या एक इस तरीके से ट्रायंगल बना रहता था। तो ये क्या है? क्वाड्रेंट है। ठीक है, एक क्वाड्रेंट है। उसी तरीके से इधर एक हो जाएगा तो ये फिर दो क्वाड्रेंट, तीन क्वाड्रेंट और चार क्वाड्रेंट का बन के पूरा एक सर्किल बना लेगा। तो इस तरीके से जो हम यहाँ पे सपोज कैसे मापते हैं, खगोलीय दूरी और जो आपका हाइट है, यहाँ एक क्वाड्रेंट लगा दिए और इसको देख रहे हैं, इस तारे को देख रहे हैं। ठीक है, तो इससे एंगल मापा जाएगा। ठीक है, एंगल कितना है और ये डिस्टेंस रेशियो में ले लेते हैं। तो इस तरीके से क्वाड्रेंट का उपयोग करके हम खगोलीय दूरी और कोण दोनों मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्च विभवांतर यानी कि हाई वोल्टेज पैदा करने वाला उपकरण कौन सा है? वान डी ग्राफ जनरेटर। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट के काम आता है, ये जनरली यूज नहीं होता है, बस ये एक्सपेरिमेंट के लिए काम आता है, सेफ्टी के लिए ये काम आता है। वान डी ग्राफ जनरेटर, जनरेटर में क्या होता है? बिजली पैदा होता है, बिजली मतलब वोल्टेज वगैरह आप समझ सकते हो। ठीक है, तो यही कह रहा है कि उच्च विभवांतर पैदा करने वाला उपकरण कौन सा है? आपके वान डी ग्राफ जनरेटर। अब देखिए साइंस के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। हृदय और फेफड़े की स्पंदन गति जो है उसको जो चित्र रिप्रेजेंट करता है वो क्या कहलाता है? कार्डियोग्राफ कहलाता है। ठीक है, जो आप देखेंगे मूवी वगैरह में इस तरीके से ऐसे फ्लैट हो गया तो मर गया, तो इस तरीके से जो होता है उसको कहते हैं कार्डियोग्राफ। कार्डियो मतलब हृदय होता है। ठीक है, समझ में आ गई ना? अगला देख लेते हैं, भारत के प्रथम परमाणु परीक्षण जो कि 74 में इंदिरा गांधी के समय हुआ था। ठीक है, सेकंड जो हुआ था वो अटल बिहारी के समय 98 में हुआ था। ठीक है, तो वो क्या पूछ रहा है कि प्रथम परमाणु परीक्षण
के समय जो वैज्ञानिक थे वो कौन वैज्ञानिक के देखरेख में हुआ, या कौन वैज्ञानिक लीड कर रहे थे, या किनका महत्वपूर्ण योगदान रहा प्रथम जो परमाणु परीक्षण हुआ भारत के पोखरण में। ठीक है, अच्छा, इसको नाम रखा गया था इस प्रोजेक्ट को, या आप कह सकते हैं इस मिशन को स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था। और सेकंड जो प्रोजेक्ट था वो कौन सा था, ये शक्ति था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। देखिएगा, ये है डॉक्टर रमन्ना भारत। ठीक है, डॉक्टर राजा रमन्ना भारत, जो कि प्रथम परमाणु परीक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। आपके ऑप्शन रहेंगे होमी जहांगीर भाभा, डॉक्टर रमन, अब्दुल कलाम। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि राजा रमन्ना भारत जो थे वो भारत के प्रथम परमाणु परीक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। देखिए, प्रथम परमाणु परीक्षण का मतलब ये हुआ कि लोग इनको मना कर रहे होंगे कि परमाणु परीक्षण मत करो, नहीं तो अमेरिका जो इतना बड़ा देश है सैंक्शन वगैरह लगा देगा। लेकिन ये मना करने के बावजूद भी प्रथम परमाणु परीक्षण किए किनकी देखरेख में, यानी कि कौन उस समय प्रधानमंत्री थे, क्योंकि प्रधानमंत्री के आदेश के बिना तो हो नहीं सकता है, तो ये थे इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन है, इसमें दुर्लभ जनजातियों जनजातियों नहीं, जातियों हैं, जनजाति तो मनुष्य हो गया, जातियों का लेखा जोखा होता है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे कीड़े मकोड़े या पक्षी पशु ऐसे मतलब कि मिल जाते हैं कई बार जंगलों में। आपने सुना होगा पेपर वगैरह या में देखा होगा कि फलाना जंगल में ऐसे प्रजाति मिले। तो ये जो नए नए जनजाति या दुर्लभ प्रजाति जो मिलते हैं, जनजाति बार बार मैं कह रहा हूँ सॉरी, जो प्रजाति मिलते हैं तो उनका जो आंकड़ा है वो कहाँ पे रखा जाता है, ग्रीन डेटा बुक में। और एक होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, ये एक प्रकार का संस्था है जो कि रेड डेटा बुक प्रकाशित करता है। ठीक है, ये एक प्रकार का संस्था है, कौन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, ये आपका रेड बुक प्रकाशित करता है। और रेड बुक में कौन से जो होते हैं जातियों को लेखा जोखा रखा जाता है जो विलुप्त होने के कगार पे है। जैसे आपके गीध वगैरह, जो पहले वल्चर जिसको हम कहते हैं, अभी हाल ही में कहीं देखा गया है, तो मतलब पर्यावरण के लिए अच्छा स्रोत माना जाता है गीध वगैरह। जो कि अभी आप देखें कोरोना में बहुत सारी फैक्ट्रियाँ वगैरह प्रदूषण वगैरह बंद हुई तो एक गीध दिखा। तो ये जो चीज़ें हैं गीध वगैरह, क्योंकि ये पर्यावरण को साफ करते हैं। ठीक है, तो यही है, वो हालांकि रेड बुक में चले गए हैं क्योंकि उनका जो जनजाति है वो लगभग विलुप्त ही हो गया था। हम बचपन में देखते थे बहुत सारे गीध वगैरह, जब कोई जानवर वगैरह मर जाता था तो हम लोग के गांव के थोड़ा सा दूर में जाके उसको फेंकते थे तो जाके गीध देखते थे, बहुत बड़ा बहुत डर लगता था, एकदम से गीध इसको खाता रहता था। हमने देखा है, आप लोगों ने तो देखा भी नहीं होगा क्योंकि मैं थोड़ा सा वही हूँ ना, ओल्ड एज वाला, 90s के दशक वाला आदमी हूँ। देखने में थोड़ा सा लगता हूँ आप ही जैसा, लेकिन मेरा उम्र आप लोग से थोड़ा सा है भी है। चलिए ठीक है, तो आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन मैंने कराया वो आपको याद हो गए होंगे। इसी तरह से बने रहिएगा चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।